सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्मृति यानी कि मेमोरी के बारे में। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ हमारी मेमोरीज होती हैं, जैसे बचपन में हमें खाना पसंद था, कौन सा खेल हम खेलते थे, या फिर किस तरीके से हम कौन से क्लास में कितनी अच्छी रैंक आई थी, या फिर हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। ये सब चीजें हमारे मेमोरी में एक तरीके से कह सकते हैं कि बसी होती हैं, यानी कि जो अच्छी चीजें हमारे जीवन में हुई होती हैं वो हमें बिल्कुल याद होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम स्मृति और विस्मृति यानी कि स्मृति मतलब जो हमें याद रहते हैं जो चीजें, और जो चीजें हमें भूल जाती हैं, दोनों के बारे में ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करता है वह मस्तिष्क में संचित होता रहता है। जो अनुभव मन के अचेतन स्तर पर होते हैं उसे संचय कहते हैं, और जो चेतन स्तर पर आ जाते हैं उसे स्मृति कहते हैं। किसी वस्तु को देखकर उसकी प्रतिमा मस्तिष्क में बन जाती है। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसका नक्शा अपने मस्तिष्क पर बैठाने हेतु किसी बिंदु को अपना आधार बना लेते हैं। फिर उस स्थान पर घूमकर विभिन्न चिन्हों को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पुनः उस स्थान पर जाने पर वह परिचित सा लगता है। अतः मस्तिष्क की वह क्रिया जिसके द्वारा हम अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाते हैं स्मृति कहलाती है। जैसे आप आगरा घूमने गए हो, तो आप आगरा घूमने गए हो, आपने ताजमहल देखा, आपने बुलंद दरवाजा देखा, आपने बहुत सारे किले देखे। अब जब आप दोबारा जाओगे आगरा घूमने तो आपको एग्जैक्टली वहां की सड़कें याद होंगी, कहाँ पर हम रुके थे, किस होटल में, ये आपको याद होगा। कहाँ पर ताजमहल है, कितनी दूरी पर है, कौन सा चौराहा आगे आ रहा है, तो ये सब हमें पता होता है। तो एक बार जब हमारी मेमोरी में जो चीजें बैठ जाती हैं, दोबारा जब हम रिकॉल करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें, खासकर अच्छी चीजें हमें याद रहती हैं। अब देखिए, एग्जाम में बहुत पूछता है, वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो हमने सीखा होता है अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो यही क्या है, स्मृति है, मेमोरी है। मैकडूगल ने क्या कहा है, स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना एवं पहचान करना है कि वे अपने ही भूतकालीन अनुभव हैं। इसके बाद रायबर्न के अनुसार अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्मृति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मेमोरी। पहला है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति के अंतर्गत हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, किंतु कुछ समय बाद हम इसको भूल जाते हैं। यह स्मृति वयस्कों में बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, जैसे क्लास में कोई चीज टीचर ने पढ़ाया, अगर टीचर तुरंत पूछ रहे हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन वही अगर टीचर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पूछते हैं तो हमें भूल जाता है। तो ये तात्कालिक स्मृति होती है। फिर अस्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी, यह किशोरावस्था में विकसित होती है। बड़े होने पर याद रखने की क्षमता अस्थायी तथा अधिक होती है। व्यक्तिगत स्मृति, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखता है। यह व्यक्ति के साथ नए अनुभव होते हैं। फिर है अव्यक्तिक स्मृति, इसके अंतर्गत बिना व्यक्तिगत अनुभव किए बहुत सी बातों को याद रखना है। यह अनुभव प्रायः पुस्तकों से प्राप्त होता है। फिर है तार्किक स्मृति यानी कि लॉजिकल मेमोरी। इस स्मृति में हम वस्तु के औचित्य पर तर्क वितर्क करके स्मरण रखते हैं। इसके बाद सक्रिय स्मृति, इस स्मृति के अंतर्गत हम पूर्व में प्राप्त अधिगम को स्मरण करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने में बालक को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने का प्रयास करता है। फिर है यांत्रिक स्मृति, इस स्मृति के अंतर्गत हम विषय को रट कर याद रखते हैं या बार बार अभ्यास से वह याद हो जाती है। पहाड़े, वर्ग, घनमूल तथा सूत्र आदि को याद रखने की स्मृति यही है। इसके बाद देखिए स्मृति के घटक, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, अधिगम, अवधारणा, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान, यही 4 घटक हैं स्मृति के। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले अधिगम के बारे में हम देखेंगे। तो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा जब कोई कार्य सीखा जाता है तब उस अधिगम प्रक्रिया में अनेक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। इन कारकों का सीखने की प्रक्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है उसे अनुभव की प्राप्ति होती है, और इन्हीं अनुभवों को अधिगम कहते हैं। पी गुलफोर्ड के अनुसार किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है। यानी कि किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए उसको सीख लेना, या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी काम को करने के लिए उसको अच्छे से अगर हम सीख लेते हैं तो फिर आगे आसानी से हम उस काम को कर पाएंगे।
फिर है अवधारणा या धारण, रिटेंशन। स्मृति का द्वितीय घटक है धारणा। हम अधिगम द्वारा जो कुछ सीखते हैं वह कुछ समय तक तो मस्तिष्क में रहता है, किंतु कुछ समय पश्चात वो अचेतन में चला जाता है तथा वहां पर वह मनुष्य की धारण क्षमता के अनुरूप रहती है। जेम्स के अनुसार मस्तिष्क की सामान्य धारण शक्ति को प्रभावित करने में संस्कृति का योगदान नहीं होता है। यह शारीरिक गुण है जो व्यक्ति को एक बार ही उसके शरीर के साथ मिलता है और इसके परिवर्तित होने की कोई आशा नहीं होती है। अब देखिए धारण क्षमता को कौन कौन प्रभावित करता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर जैसे टीचर ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, तो कोई कोई बच्चा होगा जिसको पूरा चैप्टर अगर आप पूछोगे तो एकदम एकदम वैसे उसके जुबान पर पूरा याद हो चुका होगा, आपको पूरा सुना देगा। किसी बच्चे से आप पूछोगे वो आधा सुना पाएगा, आधा नहीं सुना पाएगा। किसी बच्चे को आप खड़ा करोगे तो वो पूरा का पूरा उसको कुछ याद ही नहीं होगा, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें याद होंगी। तो इस तरीके से किस बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारण करने की क्षमता कितनी, कितना उसके अंदर उसके मस्तिष्क में स्टोर होती हैं चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कौन कौन प्रभावित करता है, उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। जब स्वस्थ व्यक्ति की धारण क्षमता अधिक होती है क्योंकि उसका अधिगम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता है। फिर है अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। अभ्यास भी धारण क्षमता को प्रभावित करता है। किसी विषय का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा वह उतनी ही आसानी से समझ में आएगा और अधिक समय तक मस्तिष्क में रहेगा। यानी कि जिस विषय का अभ्यास हम, जैसे कि गणित का अभ्यास, आप जितना जितना अधिक सवाल लगाओगे आपको उतना ही अच्छे से वो समझ में आएगा, ठीक है, और उतना ही दिनों तक आपको याद रहेगा, यानी कि आपको फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे। रुचि यानी कि इंटरेस्ट। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसे हम लंबे समय तक याद रखते हैं, इसलिए बालकों को अधिगम कराते समय उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है मेथड। अधिगम हेतु किसी विधि का चयन किया गया है, किस विधि का चयन किया गया है, यह भी हमारी धारण क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि टीचर जो है क्लास में वो किस तरीके की अधिगम की विधियों का, किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का, किस प्रकार की विधियों का कक्षा में प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, यह भी काफी हद तक बच्चों की सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है कि बच्चे किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं, कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करें। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण या रिकॉल। पूर्व प्राप्त अनुभवों को चेतना में पुनः लाने की क्रिया को प्रत्यास्मरण कहते हैं। जो बात जितनी अच्छी तरीके से धारण की जाएगी वह उतनी ही आसानी से प्रत्यास्मरित होगी। यदि बात उचित ढंग से धारण नहीं हो पाती है तो उसके प्रत्यास्मरण में कठिनाई होती है। अगर हमने कोई चीज अच्छे से सीखी होती है तो वो हम दोबारा भी, अगर हमें हल्का सा भूल भी गया तो फिर जब दोबारा उसको याद करते हैं तो वो हमें अच्छे से याद आता है। लेकिन अगर हमने काम को अच्छे से सीखा ही नहीं है तो निश्चित रूप से उसको हम पूरा भूल जाएंगे, दोबारा वो हमें सही से फिर याद ही नहीं आएगा। फिर है अभिज्ञान या पहचान। तो देखिए यह स्मृति का चौथा व अंतिम घटक है। हम किसी व्यक्ति से पूर्व में मिले होते हैं किंतु दोबारा मिलने पर उसे पहचान नहीं पाते। यह वह व्यक्ति जब अपने विषय में बताता है कि वह कब, कैसे और कहां पर आपसे मिला था, तब उससे संबंधित सभी स्मृति उभरने लगती है और उस व्यक्ति की प्रतिमा स्पष्ट हो जाती है। अतः पहचान का पद अस्पष्ट हो जाता है। अधिगम, धारण एवं प्रत्यास्मरण के पश्चात अभिज्ञान स्मृति को पूर्णता प्रदान करती है। अब स्मृति को प्रभावित करने वाले जो हमारी मेमोरी होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। गांधी जी के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव स्मृति पर पड़ता है। यदि बालक स्वस्थ नहीं होगा तो वह बातों को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाएगा। फिर है रुचि यानी कि इंटरेस्ट। रुचि का स्मृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक को जिस विषय में रुचि होती है उसे वह अधिक पढ़ता है, वह उसकी बातें उसे उन विषयों की अपेक्षा अधिक याद रहती हैं जिनमें उसकी रुचि नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपको साइंस बहुत अच्छा लगता है, साइंस सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट के टीचर भी आपको अच्छे लगते होंगे क्योंकि टीचर बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दे रहे हैं और वो चैप्टर आपको सारे समझ में भी आ रहे हैं। तो आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, इसीलिए आपको उसके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से साइंस के याद रहेंगे। और किसी विषय में याद रहे ना रहे लेकिन साइंस में जरूर याद रहेगा क्योंकि आपने उसको मन से पढ़ा है, आपने इंटरेस्ट ले करके पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रुचि होती है इसका भी बहुत संबंध होता है किससे, स्मृति से। फिर है अभ्यास एवं दोहराना। किसी विषय वस्तु का जितना अभ्यास किया जाएगा या जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक अस्थायी रूप से स्मृति में अंकित हो जाएगा। फिर है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ।
बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी बालक की स्मृति को प्रभावित करता है। यदि कोई बालक मानसिक रूप से बीमार है या किसी मानसिक विकार से ग्रसित है तो उसकी स्मृति सामान्य लोगों की अपेक्षा कमजोर होगी। इसके बाद है विस्मृति यानी कि फॉरगेटफुलनेस, यानी कि हम क्यों भूल जाते हैं चीजों को। तो विस्मृति का अर्थ एवं परिभाषाएं, तो स्मृति की तरह ही विस्मृति भी होता है। जैसे कि अब पहले हम स्कूल में थे, स्कूल में हमने पढ़ाई की, हमने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर हम कॉलेज में गए, वहां पर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हम अपने ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचे जहां पर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हर जगह पर हमारे कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, कुछ हमारी मेमोरीज बनी होंगी, फेयरवेल पार्टी की मेमोरीज होंगी, एनुअल फंक्शन की मेमोरीज होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें बिल्कुल नहीं याद आती होंगी, जो हमें भूल चुकी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हमें याद रहती हैं वो तो स्मृति हो गई, और जो चीजें हमें भूल जाती हैं वो विस्मृति हो गई। तो स्मृति की तरह ही विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी आवश्यक है। विस्मृति एक नकारात्मक क्रिया है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छवि बन जाती है। उस छवि को हम अपनी चेतना में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्मृति की सहायता से उसे स्मरण कर सकते हैं, पर कभी कभी स्मरण करने पर वह याद नहीं आती है। इसे ही विस्मृति कहते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता ही विस्मृति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। सीखे हुए तथ्यों को याद रखने तथा पुनः याद करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। फ्रायड के अनुसार विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये बहुत सही है। जो चीजें हमारे जीवन में अच्छी घटित हुई होती हैं उनकी हमारे जीवन में एक मेमोरी होती है, लेकिन जो खराब चीजें होती हैं वो धीरे धीरे जो दिमाग है हमारा वो भूलने की ही कोशिश करता है। ड्रेबर के अनुसार विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की गई क्रिया को करने में असफलता। इसके बाद देखिए विस्मृति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय विस्मृति यानी कि एक्टिव फॉरगेटिंग। जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। जैसे कि दुख के पलों को भूलना। ये दुख के पलों को भूलना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, इसको भूलने में बहुत समय लग जाता है कुछ लोगों को। तो जो व्यक्ति अपनी अप्रिय घटनाओं को, अपने जीवन में हुई घटनाओं को भूलने का प्रयास करता है ताकि वो भूल जाएं, तो ये सक्रिय विस्मृति यानी कि हम जानबूझकर ये चीज चाह रहे हैं कि हम इन चीजों को भूल जाएं। और निष्क्रिय विस्मृति पैसिव फॉरगेटिंग, जब व्यक्ति किसी तत्व या घटना को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। जैसे पढ़ी हुई चीजों को भूल जाना। तो ये तो पता ही है आप लोगों को कि पढ़ी हुई चीजें कितनी जल्दी भूल जाती हैं, जिन्हें हमें फिर से प्रयास करके फिर से वापस पढ़ना पड़ता है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। जिसे हम याद रखना चाहते हैं कि हाँ पढ़ाई वाली चीज है जिसे हमें याद रखना है, वो चीज भूल जाती है। और जो फालतू की चीजें होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो हम नहीं भूल पाते हैं। तो ये होता है विस्मृति में। अब विस्मृति के कारण क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक अस्वस्थता। शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बातों को कम समय तक याद रख पाता है। मानसिक अस्वस्थता। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या मानसिक आघात से पीड़ित हो या किसी कारणवश उनके मस्तिष्क में चोट लग गई हो। तो इन कारणों से व्यक्तियों की स्मरण क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि सिखाने हेतु उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो सीखी गई बात अधिक समय तक याद नहीं रहती है। जैसे अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके हमें पढ़ाते हैं। तो अगर हम घर पर है या खेल के मैदान में या कहीं भी बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हम उस टीचर की बताई हुई बातों को याद करते हैं कि यार सर ने यहाँ इस चीज को इससे रिलेट किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को याद रखते हैं लंबे समय तक। लेकिन अगर सही तरीके से हमें नहीं पढ़ाया गया है या फिर सही विधियों का प्रयोग करके नहीं पढ़ाया गया तो हम उन चीजों को भूलने लगते हैं या उन चैप्टर्स को भूलने लगते हैं। फिर है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड विल। यदि किसी कार्य को हम पूर्ण रुचि, ध्यान व इच्छा से करते हैं तो वे हमें अधिक दिनों तक याद रहती हैं। किंतु यदि कोई कार्य हम अपनी रुचि, ध्यान व इच्छा के विरुद्ध करते हैं तो हमें अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रहती है। स्काउट के अनुसार जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उन्हें हम स्मरण रखते हैं। इसके बाद देखिए विस्मृति के सैद्धांतिक कारक। तो पहला है दमन का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिप्रेशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड द्वारा किया गया है। इनके अनुसार
मनुष्य अपने जीवन के जो दुखद अनुभव होते हैं उन्हें भूलना चाहता है, क्योंकि जब भी वे उसे स्मरण आते हैं उसके लिए चिंता उत्पन्न करते हैं। इन्हीं चिंताओं को रोकने की प्रक्रिया दमन कहलाती है। यह प्रक्रिया या तो व्यक्ति स्वयं अपनाता है या दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनाई जाती हैं। फिर है बाधा का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस। इस सिद्धांत पर कई मनोवैज्ञानिकों जैसे कि गुलर, वुडवर्थ और पिल्जेकर ने प्रकाश डाला है। इनके अनुसार यदि सीखने और पुनः स्मरण के मध्य कोई अन्य क्रिया की जाती है तो वह पहले सीखी हुई विषय सामग्री के पुनः स्मरण में बाधा या रुकावट पहुंचाती है। इस क्रिया को प्रतिगामी कहते हैं। इसका अर्थ है पीछे की ओर रुकावट, अर्थात सीखने और पुनः स्मरण के बीच की क्रिया को प्रतिगामी कहते हैं। इसके बाद है जो विस्मृति होती है, इसके क्या क्या निवारण के उपाय। आखिर में हम भूल क्यों जाते हैं, तो कैसे हम चीजों को ना भूलें, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला है पाठ की विषय वस्तु। पाठ की विषय वस्तु बालकों की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। इससे बालक की विस्मृति की गति जो है वो धीमी हो जाती है। पाठ की विषय वस्तु संक्षिप्त, स्पष्ट एवं रोचक होनी चाहिए, जिससे बालक को स्मरण करने में बाधा ना पहुंचे। यानी कि बच्चों को समय समय पर हमें पाठों को रिवाइज करवाना चाहिए, फिर से अभ्यास करवाते रहना चाहिए और शिक्षण की इतनी आसान विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि सारे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, जो चीजें भूली है वो फिर से उनको याद आ जाए। पाठ की पुनरावृत्ति, तो बालक पाठ को जितना अधिक दोहराएगा वह उसकी स्मृति में उतना ही सुदृढ़ हो जाएगा। अतः पाठ को थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराते रहना चाहिए। वुडवर्थ के अनुसार पुनः स्मृति चिन्हों को सजीव बनाता था, विस्मरण को कम करता है। इसके बाद है पूरे पाठ का स्मरण। पूरे पाठ का स्मरण, बालक को आंशिक रूप में पाठ नहीं याद करना चाहिए। ऐसा करने से उसे विस्मरण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः पाठ को पूरा एक साथ याद करना चाहिए। अब देखिए शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। शिक्षा में विस्मृति का अपना अलग ही महत्व है। इसकी महत्ता का स्पष्टीकरण करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉलिंस व ड्रेवर के अनुसार यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण लगभग उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण। कैसे कि क्षणिक महत्व की बातों को भूलना। बालक को विद्यालय में ऐसी बहुत सी बातें बताई जाती हैं जिनका महत्व क्षणिक होता है, अतः उन्हें भूल जाना ही बालक के लिए अच्छा रहता है। पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना, बालक जितनी नई बातें सीखता है वह उसके लिए उतना ही लाभप्रद होता है। बातों के सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो पुरानी बातें होती हैं वो नई बातों को सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जल्दी पुरानी बातें भूलती हैं, क्योंकि बालक पुरानी बातों को भूल करके नई बातों को सीखते हैं। इसीलिए पुरानी बातें, कुछ चीजें जो काम की नहीं होती हैं उन्हें भूलना ही ज्यादा सही रहता है। दुखद अनुभवों को भूलना, बालक अपने जीवन काल में कई दुखद अनुभवों का सामना करता है और वे अनुभव बालक की स्मरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, अतः बालक को इसे भूल जाना ही उचित है। सीमित क्षेत्र का प्रयोग, बालक की स्मरण क्षमता असीमित होती है। यदि बालक पुरानी बातों को भूलेगा नहीं तो नई बातें सीखना असंभव हो जाएगा, अतः बालक को पुरानी बातें भूलकर नई बातें सीखनी चाहिए। इसके बाद है अस्त व्यस्तता से बचाव। यदि बालक सभी बातों को याद रखेगा तो कुछ समय पश्चात उसकी स्मृति में इतनी बातें हो जाएंगी कि वह उनका संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा और विचार पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः बालकों को कुछ बातों को भूल जाना ही क्या रहता है, उचित रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो ये हम आपको देते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और रेगुलर क्लासेस लेकर के मैं आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।